like a Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के अंदर हमारे सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने हमारी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम आज जो हमारा टॉपिक है वो बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। क्या कहता है कि भाई अगर आप किसी भी सॉलिड कंपोनेंट को एक लिक्विड कंपोनेंट के अंदर डालोगे, ठीक है, उससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, सोल्युबिलिटी। तो भाई बात ये है कि सोल्युबिलिटी होती कैसे है। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली कि जैसे आपके पास एक बीकर है, आपके पास कोई कंटेनर है, ये आपका कोई कंटेनर है भाई, इसके अंदर लिक्विड है, वाटर है इसके अंदर, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर हम साल्ट डाल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आपका साल्ट आ जाएगा, जिसको आप NaCl बोल रहे हैं। ठीक है, क्या NaCl एक सॉलिड कंपोनेंट था, उसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, तो जब ये साल्ट इस वाटर के अंदर जाता है, जब एक सॉलिड कंपोनेंट वाटर के अंदर आएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है भाई, क्या है, डिसोल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप किसी भी सॉलिड कंपोनेंट को डालते हो, ठीक है, वो आपका होता है डिसोल्यूशन। अब क्या है, जब ये साल्ट के मॉलिक्यूल जो हैं उसके वाटर के अंदर गए, तो क्या होगा भाई, वो उसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर और साल्ट डालते हैं, ठीक है, तो अब वहां पर कंसंट्रेशन हायर हो जाती है। तो क्या करते हैं, जब हम और सोल्यूट के पार्टिकल डालते हैं, तो जो अंदर सोल्यूट के पार्टिकल है, मतलब अंदर NaCl के पार्टिकल है, उनकी कंसंट्रेशन हायर है बाहर वालों से। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वापिस अपनी उसी स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड बैक इनटू एक्वस सॉलिड, बैक इनटू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, जब जो रेट है डिसोल्यूशन की, वो भाई क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है भाई, आप क्या देखते हो, ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, तो उस टाइम पे हमारी ये कंडीशन हो जाती है भाई, हमारी ये कंडीशन बन जाती है। मतलब उस टाइम पर जितने सॉलिड के कंपोनेंट को डिसॉल्व होना था, वो डिसॉल्व हो चुके होते हैं, उससे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते। और उस टाइम पे हम जो हमारा सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन एट विच नो मोर सोल्यूट dissolved in liquid solvent
ठीक है भाई, ऐसा लिक्विड सॉल्वेंट जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल डिसोल्व ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्रत्येक सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले, क्या प्रत्येक सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मोर सोल्यूट dissolved in लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है भाई, ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर आप मोर को सोल्यूट को कर सकते हो। तो प्रत्येक सॉल्यूशन जब स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा NaCl प्लस H2O, इक्विलिब्रियम अटेन जब हमारे पास हो जाएगा रिएक्शन का, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन बनता है भाई, वो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉरी, वो आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब क्या, मतलब नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट to form a saturated solution is known as solubility of a solid in a liquid। आपको एक सॉलिड को लिक्विड में कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर की भाई, कि भाई इसके ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। जब कोई भी एक सॉलिड है भाई, वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या उसके दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है भाई नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है भाई, और सेकंड होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट कहता है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि मतलब भाई जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करेगी सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। तो यहां पे सोल्यूबिलिटी जो है भाई वो इस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई भी कंपाउंड या तो पोलर होगा भाई या नॉन पोलर होगा। ठीक है, या तो क्या होगा भाई, पोलर होगा या क्या होगा, नॉन पोलर। तो पोलर जो है वो हमेशा डिसॉल्व होता है पोलर के अंदर, और नॉन पोलर हमेशा भाई नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगा, वो पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये मेरा आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयन बनेंगे। या मैं इसको ये बात बोल दूं डायरेक्ट कि भाई ये पोलर है और ये क्या है भाई, नॉन पोलर है। तो पोलर कंपोनेंट हमेशा पोलर कंपोनेंट हमेशा बेटा पोलर में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो कैसे होता है ये भाई, हमने क्या किया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया। एक भाई हमने क्या किया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया। सॉल्यूशन दोनों में बनेगा भाई, इसने भी अपना सॉल्यूशन बनाया भाई, और बेटा इसने भी अपना सॉल्यूशन बनाया। लेकिन ये सॉल्यूशन जल्दी बनेगा और इस सॉल्यूशन में कुछ टाइम लगेगा। इसका इफेक्ट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जितना जल्दी आयन में डिसोसिएट होगा वो उतना ही जल्दी सोल्यूबल होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो इजीली सोल्यूबल होते हैं देन कोवलेंट कंपाउंड। जो भी आपके आयनिक कंपाउंड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आयनिक कंपाउंड्स इजीली डिसॉल्व्ड
इन एनी लिक्विड as compared to covalent compound। ठीक है, क्यों होता है इजीली डिसॉल्व? देखिए इसके लिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। ये भाई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या भाई वाटर के मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हमने साल्ट को डाल दिया। अब आपको पता है NaCl जब ये सॉलिड होगा तो भाई सॉलिड है तो सिंपल सी बात है, डेफिनेट शेप है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड के अंदर जाएगा ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा भाई। Na डिसोसिएट हुआ किसमें भाई? Na प्लस में। Cl डिसोसिएट हुआ Cl नेगेटिव में। अब आपको पता है कि कैटायन का साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है भाई, कोई भी कैटायन है वो उसके पेरेंट एटम से उसका साइज हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा। इसका मतलब भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस, ठीक है। और अगर कोई एनायन है तो भाई साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है भाई, उसके पेरेंट्स उसी का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल, हायर हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, ये नेगेटिव है। अब क्या है, ये आयन यहां पर आए, मतलब पहले मैं आपको ये डायग्राम से बता देता हूं कि भाई ये लिक्विड था, ये आपके पास सॉलिड के कंपोनेंट आए, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्यूशन के अंदर आए तो भाई ये डिसोसिएट हुए प्लस में और माइनस में भाई, कि एनायन का साइज बिगर है एज कंपेयर टू कैटायन। अब क्या हुआ भाई, वाटर जो होता है आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, प्लस 1 क्लास में डिस्कस किया था H2O का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर स्लाइटली 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना होता है? स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। अब आपको पता है कि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भाई ये क्या करेंगे, एक प्रकार से इसके ऊपर शील्ड बना लेंगे। कौन भाई? ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर सकता है प्लस को, H2 नहीं करेगा। ठीक है, अब जब ये कंपाउंड होते हैं तो इस कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो इसको हम बोलते हैं लैटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको? लैटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर एक सिंपल सी लाइन ड्रा कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए और अच्छे से कि भाई ये आपके पास एनायन है। अब भाई इसको कौन करेगा? प्लस, ठीक है। अब जैसे ये आयन आ गए तो क्या यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जब कोई भी सॉलिड कंपोनेंट, कोई भी आयन हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। और जब ये आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी लैटिक एनर्जी से, तो उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो जाएंगे भाई? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये रीजन है जिस वजह से क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल आयनिक सॉलिड्स जो है वो भाई इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका भाई फर्स्ट इफेक्ट था। अब हम सेकेंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर। आपने भी देखा होगा कि भाई अगर आप कोल्ड वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व कर रहे हो या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, कुछ क्वांटिटी डिसॉल्व होगी,
एक कंडीशन आप ऐसी लेके आ गए कि भाई चलिए, और अगर मान लीजिए मैं हॉट वाटर लेता हूं तो वहां पर हॉट वाटर के अंदर कोल्ड वाटर कंपेयर में ज्यादा NaCl या शुगर डिजोल्व होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट कहता है सोल्यूबिलिटी continuously increase with the increase of temperature, ठीक है भाई। क्या कहता है कि भाई सोल्यूबिलिटी जो है ना, ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिनके अंदर सोल्यूबिलिटी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेटा जनरली आपके पास आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये सभी क्या करते हैं भाई, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब इसको समझने के लिए हमें बेटा ली-चैटलियर प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन होगी जो कंपोनेंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा, हीट अब्जॉर्ब की होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब भाई हीट यहां पर हो जाएगी और क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन। तो भी ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और अगर वहां पर उस कंपाउंड ने अब हीट को अब्जॉर्ब किया है तो वो रिएक्शन उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे देखिए भाई यहां पर हीट अब्जॉर्ब हुई है, मैं ये कह सकता हूं कि ये रिएक्शन क्या होगी भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जब रिएक्शन होती हो उस टाइम पे वो हीट को अब्जॉर्ब करे। अब अब्जॉर्ब हुई है तो ये अगर इधर काम करेगा तो बैकवर्ड हो जाएगी भाई। अगर प्रोडक्ट ने वर्क किया तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। और अगर यहां पर हुई है तो ये क्या हो जाएगी भाई, फॉरवर्ड, क्योंकि तो इस तरफ काम कर रही है, ठीक है। ये फॉरवर्ड, ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है भाई। तो इसके लिए तो रिएक्शन किस में गई भाई, फॉरवर्ड के अंदर। हम एक सोल्यूबिलिटी कर्व ड्रा कर रहे हैं, मैं इस तरफ ड्रा कर देता हूं, इसलिए यहां पे हम उसका डिसकंटिन्यूअस कर देंगे, यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है भाई। तो क्या करना है, सोल्यूबिलिटी, ठीक है भाई, सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, कि भाई दो ही तो चीजें हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं और हम सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं भाई। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो यहां पर मेरी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है भाई। ये वैल्यू है 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है भाई। यहां पर क्या आ जाएगी, 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि भाई ये सोल्यूबिलिटी क्या कहता है कि भाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ये हुआ, हमने इंक्रीज करते गए, ये क्या है भाई, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। या फिर भाई जैसे मान लीजिए ये है, सॉरी इसको ऊपर ले लेता मैं, KNO3 का है ये भाई, ठीक है। और ये किसका है भाई, NaNO3 का है, ठीक है भाई। तो मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व। तो ध्यान में रखना है, कई बार वो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है भाई। सेकंड क्या कहता है कि भाई ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी, जिन कंपोनेंट्स की बेटा सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जनरली बेटा ज्यादातर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल रख रहे हैं अपने पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कि हमारे पास हो गया भाई Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। या आपके पास क्या हो जाएगा भाई, कैरियम सल्फेट हो जाएगा, Ce2SO4 की थ्राइस, ठीक है। तो यहां पर भी हम ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो भाई क्या होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन और प्लस हीट। देखिए भाई यहां पर क्या हुई है, हीट इवॉल्व हुई है। तो अगर हम यहां पर ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होगी भाई वो कहां पर होगी, बैकवर्ड में। उन्होंने बताया था अगर आपकी हीट अब्जॉर्व करता है कोई भी रिएक्शन, तो जो आपका सोल्यूबिलिटी, जो भी आपका ग्राफ है या वो किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा भाई बैकवर्ड में। तो एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड, एंडोथर्मिक के लिए क्या है भाई, फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर इसका डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि ये जो सोल्यूबिलिटी कर्व होगा ये भी आपका क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए ये बना दिया कैरियम सल्फेट का Ce2SO4 की थ्राइस। अब थर्ड कहता है कि भाई ऐसे भी है, नाइदर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज नोर कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्या कहता है भाई कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, देखिए यहां पर क्या कहा मैंने कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लगातार क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, या वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहां पर देखिए इंक्रीज, ये इंक्रीज, यहां पर क्या होगा भाई, डिक्रीज। लेकिन कहता है ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो लगातार ना तो इंक्रीज होंगे ना ही डिक्रीज होंगे। तो भाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास उसी तरह टेम्परेचर ये 40, ये 80 भाई, ये 120, ठीक है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो हम ले रहे हैं भाई Na2SO4 का, तो भाई ये हो गया यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, जब ये कोई भी कंपोनेंट, जैसे देखिए यहां से इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिक्स पॉइंट के ऊपर आ गया, अभी यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं Na2SO4 इंटू 10H2O, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं। अब देखिए जो ये हुआ है यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं भाई, क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर जाकर किसी भी कंपाउंड की भाई क्या हुई है, स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, Na2SO4, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर हमारे पास दो इफेक्ट थे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पर बेटा प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर का सॉलिड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारा पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड।